So hello everyone, I am your social science educator, welcomes you on the amazing platform Magnet Brains. जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं नेचुरल रिसोर्स कर्व्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो होने वाला है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टीवर्डशिप। क्या होता है ये स्टीवर्डशिप, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाता है, इस बारे में आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये जो स्टीवर्डशिप लिखा हुआ ये एक्चुअल में होता क्या है। पहले तो इसकी ही बात कर दें। तो देखिए इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो ये है कि केयर टेकर ऑफ नेचर, मतलब जो भी नेचर की एक्चुअल में केयर करता है वो क्या कहलाता है, वही स्टीवर्ड कहलाता है। अब इसका गोल क्या होता है, तो देखिए यूज रिसोर्स टुडे विदाउट स्टीलिंग फ्रॉम टुमारो, मतलब एक्चुअल में स्टीवर्डशिप जो है वो हमें ये समझाता है, ये कंसेप्ट ये क्लियर करता है कि हमें रिसोर्सेस को सस्टेनेबल वे में यूज करना चाहिए, जिससे हम आज भी उसे यूज कर पाएं और साथ ही साथ में हम उसे आने वाले कल से कहीं चुरा ना लें। मतलब क्या, उसे हम पूरी तरीके से वैनिश ना कर दें कि वो कल को अवेलेबल रहे ही नहीं, फ्यूचर जनरेशन इन सारे रिसोर्सेस को यूज ही ना कर पाए। तो यही होता है इसका एक्चुअल गोल। अब हम बात करें स्टीवर्डशिप के मोटो की, तो वो क्या होने वाला है, टेक ओनली व्हाट यू नीड, मतलब आपको जितनी नीड है आपको इन नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ उतना ही यूज करना है, सिर्फ उतना ही लेना है। लालच में आकर, ग्रीडी होकर इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो साथ ही साथ में लीव इनफ फॉर नेचर टू रीफिल, और नेचर के लिए इतना छोड़ देना है कि वो अपने आप को रीफिल कर सके। याद आ रहा है वो वाला एग्जांपल जब मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है वो हनी जो है उसे एक्सट्रैक्ट तो करती है पर उतना हनी छोड़ देती है जिससे बीज उसे वापस रिवाइव कर सके। सो यही होता है क्या एक्चुअल में स्टीवर्डशिप, मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे वो फ्यूचर में भी क्या हो, अवेलेबल हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो चलिए आगे समझते हैं दो गोल्डन रूल्स के बारे में, फॉर रिन्यूएबल एंड फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑल्सो। क्या होते हैं गोल्डन रूल, तो यहां पर देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए अगर यहां पर नेवर टेक फास्टर देन नेचर कैन रिप्लेस, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को उतने ही पेस से यूज करना चाहिए जितने पेस से वो एक्चुअल में अपने आप को रिन्यू कर सके। मतलब कहीं ऐसा ना कर दे हम लोग कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अपने आप को जितने टाइम में रिप्लेस करते हैं हम उससे ज्यादा पेस से उसे यूज करने लगे। अदरवाइज वो क्या हो जाने वाले हैं, वो एक्सटिंक्ट तो नहीं होंगे बट स्टिल वो रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन एक समय आएगा कि वो भी एक्सटेंशन के करीब पहुंच चुके होंगे। अब अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल के लिए तो क्या होगा, तो देखिए हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, स्ट्रेच इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल प्लस फाइंड द सब्स्टिट्यूट्स, मतलब हम जितने ज्यादा लंबे समय तक इन्हें यूज कर सकते हैं हमें यूज करना चाहिए, और तब तक यूज करना चाहिए जब तक हम इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट मतलब कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ना ढूंढ लें, क्योंकि ये जब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए जरूरी है सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ लेना। चलिए अब आगे देखते हैं यहां पर रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज, मतलब हम बात करेंगे अब स्टीवर्डशिप की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको दिखेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नेचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने देखा कि हमारे इंडियन कल्चर में एक्चुअल में नेचर को मदर नेचर कहा जाता है और हम बिल्कुल हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग नेचर की रिस्पेक्ट भी करते हैं, जैसे कि तुलसी पूजा या फिर सन को अर्घ्य देना, ये आपने देखा होगा। साथ ही साथ में रीस्टोर रिन्यूएबल, मतलब हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी क्या करना चाहिए, रीस्टोर होने का टाइम देना चाहिए और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करना चाहिए, मतलब उसका सही तरीके से यूज होगा तभी एक्चुअल में क्या होगा, ये लंबे समय तक हमारे साथ में रहने वाले हैं। तो आगे देखें, अगर हम इररिस्पॉन्सिबल यूज करते हैं उससे होगा क्या, पॉल्यूशन, एक बहुत नेगेटिव चीज। फिर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, मतलब जितनी सारी स्पीशीज जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में आपको दिखाई देती है, हमारे आसपास दिखाई देती है, वो सभी धीरे धीरे करके गायब होती जाएगी, एक्सटिंक्ट होती जाएगी।
और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज जो है वो भी होगा। और क्लाइमेट चेंज मतलब क्या, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि अब कितनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, हमारी आइस जो है, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होने लगे हैं। तो ये होगा जब हम इसे इररिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि क्या किया जाए, स्टीवर्डशिप को फॉलो किया जाए और नेचुरल रिसोर्सेस का रिस्पॉन्सिबल वे में यूटिलाइजेशन किया जाए। अब हम बात करते हैं रिस्टोरेशन के एग्जाम्पल की यहां पर। तो देखिए, ग्राउंड वाटर जो होता है ना, कैसे उसे रिस्टोर किया जाता है। तो जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब क्या, हम ऐसे कुछ पिट्स बना दें जिसमें वाटर जो है वो जाता जाए और फिर उससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाए। वैसे ही हम पॉन्ड्स को रिजनरेट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे आसपास में जो तालाब होते हैं उनमें आपने देखा होगा ना, कितनी सारी गंदगी हो जाती है, लोग उसमें पॉल्यूशन करते हैं, अपना वेस्ट फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजों को रोकना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएंगे, वापस से रिजनरेशन जो है इसका यहां पर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सॉइल को हम कैसे कर सकते हैं फिर से रिस्टोर। तो देखिए, हम यहां पर यूज कर सकते हैं काऊ डंग। काऊ डंग मतलब उसमें होता है एक्चुअल में वो एक प्रकार का नेचुरल मैन्योर है जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे वापस से रिस्टोर कर देगा। साथ ही साथ में हम मल्चिंग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं मल्टी क्रॉपिंग, जिससे एक ही प्रकार के जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल से लिंच नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में हमें सॉइल्स में केमिकल का कम से कम यूज करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर और इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम क्या कर सकें, हम रीस्टोर कर सकें हमारे इन रिसोर्सेस को। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में दी हुई है कुछ केस स्टडीज, उनके बारे में। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्राउंड वाटर के बारे में एक केस स्टडी दी है पंजाब से रिलेटेड। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और यहां पर समझते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये किसकी बात कर रहा है, पंजाब के किसलेट की बात कर रहा है। यहां पर आपको दिखाई देगा, और शायद आपको ये जानकारी होगी भी, कि 1960s में एक्चुअल में फूड सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए एक रिवॉल्यूशन लाया गया था, और उस रिवॉल्यूशन को कहा जाता था क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो एक्चुअल में पंजाब वाले रीजन पर दिखाई दिया। इस रीजन में, पंजाब वाली रीजन में हाई यील्ड वैरायटी की जो क्रॉप्स हुआ करती थी उसे ग्रो करने के लिए मोटिवेट किया गया। मतलब वीट, पैडी मतलब राइस नीडेड मोर वाटर। अब जो ये HYV कौन सी सीड है, तो ये भी याद रखिएगा, ये सीड्स को कहा जाता है HYV सीड्स। मतलब क्या, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये जो सीड्स होती थी, इन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता था, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। अब यहां जब बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता था तो मतलब वाटर का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ में फूड सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए और प्रोडक्शन को और ज्यादा बेहतर करने के लिए यहां पर गवर्नमेंट फ्री पावर सप्लाई करने लगी, जिससे अनलिमिटेड क्या हुआ, जो ट्यूबवेल्स हैं वो यहां पर वर्क करते रहे और ओवर पंपिंग हुई डे और नाइट। मतलब लोगों ने यहां पर इस नेचुरल रिसोर्स वाटर को सस्टेनेबल तरीके से यूज नहीं करा, जितनी नीड थी उससे भी कहीं ज्यादा यूज करा। इसके कारण एक्चुअल में क्या हुआ, 80% ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड जो हैं वो हो चुके हैं। मतलब पंजाब के आपको ऐसे 80% ब्लॉक्स दिखाई देंगे जहां पर एक्चुअल में वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन दिखाई देता है। वाटर टेबल डाउन्स बाय 30 मीटर, समझ रहे हैं 30 मीटर्स कितना ज्यादा होता है, उतना नीचे चला गया एक्चुअल में ग्राउंड वाटर लेवल। साथ ही साथ में केमिकल कॉज कैंसर और किडनी इश्यूज। जब हमने HYV सीड्स यूज करी उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, जिससे फूड सिक्योरिटी आ सके, तो वहां पर वाटर का तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में सॉइल में भी बहुत सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया गया, जिससे बहुत सारे डिसीजेस होने लगे, जैसे कि कैंसर और किडनी डिसीजेस, ठीक है। तो हमने एक्चुअल में क्या करा, यहां पर शॉर्ट टर्म फूड सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म क्राइसिस ले लिया। इसलिए जरूरी है कि रिसोर्सेस को बहुत ही स्मार्टली और वाइज प्लानिंग के साथ में यूज किया जाए, और साथ ही साथ में किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाए। सो आई होप आपको ये केस स्टडी पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहां पर आपको एक केस दिखाई देगा जो सीमेंट से रिलेट करने वाला। सीमेंट क्या होता है एक्चुअल में, सीमेंट जो है वो एक्चुअल में एक इस प्रकार की चीज है
जिसे हम यूज करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए, मतलब ब्रिक्स को एक दूसरे से चिपकाने के लिए, जिससे हम वॉल खड़ी कर देते हैं। तो सीमेंट एक्चुअल में कितनी ज्यादा असेंशियल है फॉर बिल्डिंग एंड फॉर रोड्स, बट हाईली पॉल्यूटिंग। क्योंकि जो सीमेंट होती है, आपने देखा होगा सीमेंट का जहां पर भी काम चल रहा होता है वहां पर कितना ज्यादा पॉल्यूशन दिखाई देता है ना, कितनी ज्यादा डस्ट होती है वहां पर। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि डस्ट बहुत ज्यादा होती है, डस्ट के कारण लंग्स डिसीजेस होने लगते हैं, साथ ही साथ में क्रॉप लॉस होने लगता है और हाई कोल यूज भी होता है। क्रॉप लॉस कैसे होगा? एक्चुअल में ये जो सीमेंट डस्ट होती है वो जाकर लीव्स पर बैठ जाती है और फिर वो जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाती, जिससे यहां पर क्रॉप लॉस भी होने लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ऐसा क्या करें कि सीमेंट से होने वाला पॉल्यूशन जो है उसे हम कंट्रोल कर पाएं? तो हमें CPCB फिल्टर्स जो है उनका यूज करना चाहिए, साथ ही साथ में ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसे यूज करें, और यूज करें राइस हस्क और प्लास्टिक वेस्ट एज अ फ्यूल, क्योंकि यहां पर हम कोल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, राइट। अब यहां पर कुछ बेटर अल्टरनेटिव भी है हमारे पास में सीमेंट के, तो उनका भी हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि मड ब्रिक्स का यूज करना। आपने देखा होगा जैसलमेर फोर्ट या फिर कोई भी जो बहुत पुराने पुराने फोर्ट्स हुआ करते थे, जो 500 ईयर्स 1000 ईयर्स पुराने भी हैं, वो सभी जो हैं वो सीमेंट की मदद से नहीं बने हैं एक्चुअल में, वो तो मड ब्रिक्स की मदद से बने हैं, बड़े बड़े स्टोन से बने हुए हैं। तो अगर हमें भी बिल्डिंग्स बनाना है तो हम भी तो इनका यूज कर सकते हैं ना। साथ ही साथ में बैम्बू प्लस रिसाइकल्ड प्लास्टिक, जैसे कि ऑरोविले हाउस में। तो ऑरोविले हाउस जो है वहां पर तो बिल्कुल ही अलग तरीके का यूज किया गया, वहां पर बैम्बू का यूज किया गया, वहां पर रिसाइकल्ड प्लास्टिक का यूज किया गया, और साथ ही साथ में स्टोन्स और मड ब्रिक्स का यूज किया गया पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस सीमेंट को रिप्लेस करके, क्योंकि इससे हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, हमें भी किसी दूसरे अल्टरनेटिव पर जाना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक और कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, जो है क्या, वृक्ष आयुर्वेदा। समझिए क्या होता है ये वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा असल में एंशिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बताता है। ये वृक्ष आयुर्वेदा जो है वो एक प्रकार का अकाउंट है, ठीक है, जो 10th सेंचुरी में लिखा गया बाय सुरापाला। ठीक है, तो सुरापाला 10th सेंचुरी के एक बड़े राइटर थे, उन्होंने ही जो बहुत पुरानी शिक्षा थी वृक्ष आयुर्वेदा, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वृक्ष मतलब ट्रीज और दूसरा है आयुर्वेदा मतलब लाइफ साइंस। तो इन दोनों का जो टेक्स्ट है वो किसने हमारे सामने रखा, वो रखा है सुरापाला ने। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअल में वृक्ष आयुर्वेदा बताता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये कवर करता है सॉइल स्पेसिफिक प्लांट्स, मतलब इस बुक के अंदर हमें पता लगता है कि किस जगह पर किस टाइप ऑफ सॉइल में कौन से प्लांट को ग्रो करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, साथ ही साथ में कैसे सीड्स को ट्रीट किया जाए, इरिगेशन कितना करना चाहिए और कौन से टाइप से करना चाहिए, ये भी यहां पर बताया गया है। कैसे नेचुरली पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ नीम, एंड साथ ही साथ में क्रॉप रोटेशन के बारे में भी यहां पर बताया गया। तो ये एक्चुअल में एक साइंटिफिक बुक है जो ट्रेडिशनल जो सस्टेनेबल फार्मिंग वेज होते थे, टेक्निक्स होती थी, उन पर बेस्ड है, जो आज भी कहीं ना कहीं हमें यूज करना चाहिए इन अ वे ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसका गोल क्या है एक्चुअल में, जिससे रिटेन हो सके सॉइल मॉइस्चर और सपोर्ट हो सके माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म को, क्योंकि ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वृक्ष आयुर्वेदा एक्चुअल में होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं हम सिक्किम की, जहां जो स्टेट एक्चुअल में क्या है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बेस्ड है। क्या होता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये एक इस टाइप की फार्मिंग जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता, पूरी तरीके से ये सस्टेनेबल होता है और इससे पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल जीरो होने वाला है। तो यहां देखिए एक स्टोरी हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है पेमास फार्म के बारे में। पेमास फार्म में यहां पर हमें पता चलता है कि इन्होंने केमिकल की जगह शिफ्ट कर दिया अपने आप को, कहां पर, कंपोस्ट पर, और साथ ही साथ में नीम रिपेलेंट और मल्टी क्रॉप।
एक्चुअल में क्या हुआ, जो पेमा है, पेमा के फैमिली फार्मिंग करती है और उस फार्मिंग फैमिली को ये समझ में आया कि केमिकल्स के कारण हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को अगर हमें दूर करना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर जो सिक्किम की गवर्नमेंट है वो इसे प्रमोट भी कर रही थी। तो उसके प्रमोशन के कारण इन्होंने क्या करा कि ये शिफ्ट हो गए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। नो डाउट इन्हें 5 इयर्स लग गए कि इनकी सॉइल की जो हेल्थ है वो वापस से रिवाइव हो सके, बट जैसे ही इनकी सॉइल की हेल्थ रिवाइव हुई तब इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ। तो यहां पर देखिए इनिशियल यील्ड जो है वो ड्रॉप हो गया क्योंकि सॉइल रिवाइव कर रही थी। देन आफ्टर 5 इयर्स प्रीमियम प्राइस फॉर कार्डमम एंड जिंजर, तो ये जो कार्डमम और जिंजर की खेती करते थे उससे इन्हें प्रीमियम प्राइसेस मिलने भी स्टार्ट हो गए। आपने अभी देखा होगा ना, काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को कि ऑर्गेनिक खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सभी में तो हमें केमिकल ही खाने को मिल रहा है, इसलिए बेटर है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट कर जाएं। 2016 में मतलब 2016 में सिक्किम 100% ऑर्गेनिक, बायोडाइवर्सिटी अप, टूरिज्म बूस्टेड एंड फार्मर इनकम प्लस 20%, मतलब 2016 में एक्चुअल में सिक्किम जो है वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बेस्ड हो चुका था, जिससे क्या क्या हुआ, जिससे वहां की बायोडाइवर्सिटी और ज्यादा बूस्ट हो गई, जिससे वहां टूरिज्म बूस्ट हुआ, लोग जाकर देखने लगे कि कैसे की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और साथ ही साथ में फार्मर्स की इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई। तो समझ में आया कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट कितने ज्यादा होने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं और समझते हैं कि कैसे जुडिशियसली यूज किया जाता है इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी। देखिए अगर इन्हें जुडिशियसली यूज किया जाएगा तो क्या होगा, इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा until renewable alternatives ready। मतलब ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब तक हमारे पास में रिन्यूएबल अल्टरनेटिव ना हो तब तक हम क्या करें, इसे इस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यूज करें कि ये लंबे समय तक हमारे साथ में रह सके। शिफ्ट टू सोलर एंड विंड एनर्जी फॉर एनर्जी नीड्स, और हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए अब कुछ दूसरे सोर्सेस पर, ठीक है, जो ऐसे सोर्सेस हैं जो एक्चुअल में आसानी से खत्म नहीं होने वाले। और इसी चीज को करने के लिए हमारे इंडिया ने फ्रांस के साथ में हाथ मिलाया और ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर दिया। अब क्या है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे और समझ लेते हैं। तो देखिए इंडिया का रोल क्या रहा एक्चुअल में। 2015 में फ्रांस के साथ में इंडिया ने सनशाइन रिच कंट्रीज जो है उन सभी के साथ में टाई अप करा और यहां पर सभी को मोटिवेट करा, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करा कि सभी जो हैं सन से मिलने वाली जो सोलर एनर्जी है उसका यूज करें और अपनी एनर्जी इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में बदल दे। मतलब उनकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी नीड है, एनर्जी नीड है, वो सन रिच कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज जहां पर सन जो है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो इसका पार्ट यहां पर जरूर बने। और इसी कारण बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसका पार्ट बन भी गई, जो इनिशिएटिव सिर्फ इंडिया और फ्रांस के द्वारा चालू किया गया था। यहां पर देखिए फंड्स द सोलर प्रोजेक्ट, इंडिया ने फंड करा सोलर प्रोजेक्ट्स को, शेयर करे टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ में फाइनेंसिंग भी। इसी तरीके से इंडिया तो पहले भी ये चीज कर चुका था, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पर राजस्थान में आप देखेंगे सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क आपको दिखाई देने वाला है, जो 2245 मेगावाट जो पावर है वो जनरेट करता है, जो एक्चुअल में राजस्थान की टोटल पावर कंजम्पशन का 15% सिर्फ एक पार्क से यहां पर जनरेट हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये है भदला सोलर पार्क जो आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे में आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं और ये इतनी सारी एनर्जी जनरेट करता है कि 15% नीड जो है स्टेट की वो तो इससे ही पूरी हो जाती है। तो हमें इसी तरीके से क्या करना होगा, इन अल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक सस्टेनेबल लाइफ जो है वो यहां पर जी पाएंगे। अब आगे देखते हैं अनइक्वल एक्सेस एंड स्टीवर्डशिप के बारे में। यहां पर देखिए वाटर एयर अनइवन, पुअर एरिया सफर मोस्ट। अब देखिए क्या होता है एक्चुअल में कि जिन एरियाज में है ना, जो पुअर एरियाज होते हैं वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है, क्योंकि वो तो जो रिच एरिया से वहां पर भेज दिया जा रहा है, साथ ही साथ में वहां पर पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, तो वहां की एयर जो है वो भी पॉल्यूट हो जाती है और इससे इनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक्ट एज स्टीवर्ड,
अब क्या करना चाहिए, रिस्टोर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में जो भी रिसोर्सेस हैं हम उन्हें क्या करें, वापस रिस्टोर करें, ठीक है, जिससे वो रिवाइव हो सकें और हम उसे फिर से यूज कर सकें, साथ ही साथ में रीजनरेट करें और सस्टेनेबल तरीके से उनका यहां पर यूज करें। अब देखिए भगवद गीता में आपको एक कंसेप्ट दिखाई दे जाएगा जो है लोक संग्रह, मतलब एक्ट फॉर कलेक्टिव वेलबींग। इसका मतलब क्या होता है लोक संग्रह का, इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ अपने लिए काम मत करो, आप काम दूसरों को ध्यान में रख के करो कि उन्हें क्या उससे नुकसान और क्या फायदा हो सकता है। तो आप जितना ज्यादा दूसरों के लिए करोगे उतना ज्यादा आपके लिए भी बेटर होगा। और ये थॉट हमें कहां से पता लगता है, ये थॉट हमें पता लगता है हमारे भगवद गीता से। सो आई होप आपको ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इवन क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने यहां से सीखा क्या। वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम अवर एंसेस्टर। मतलब हमने, हमारी जो धरती हमें मिली है, जो नेचर मिला है, वो हमने हमारे एंसेस्टर से नहीं मिला है। एक्चुअल में वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, हमने उनसे इसे उधार लिया हुआ है। तो हमें इसे यूज भी उसी तरीके से करना चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन की संपत्ति है, रेदर देन ये हमारे पेरेंट्स की संपत्ति है। सो बी ए स्टेवार्ड, यूज वाइसली, रिस्टोर फुली एंड शेयर फेयरली। समझ में आ गया कि किस तरीके से स्टेवार्डशिप काम करती है और किस तरीके से है हम यहां पर सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये चैप्टर जिसका एक्सप्लेनेशन हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इसका हर एक पॉइंट जो है, हर एक कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन पर और साथ ही साथ में हमारी वेबसाइट पर, जहां अवेलेबल होंगे आपके लिए सारे कोर्स, वो भी 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी। और आप अगर चाहते हैं ई नोट्स और ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।